नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नए साल से पहले वृंदावन में हालात बिगड़ गए हैं, तो बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने अपील की है। 5 जनवरी तक वृंदावन न आने का अनुरोध किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नए साल से पहले ही वृंदावन में हालात बिगड़ते हुए नजर आए। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। इस वजह से मंदिर में भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है और प्रवेश मार्गों पर लंबी लंबी कतार लग रही है। भारी भीड़ के दबाव में श्रद्धालुओं के साथ साथ बच्चे और बुजुर्गों के सामने भारी परेशानी खड़ी हो गई। वहीं श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच बांके बिहारी मंदिर समिति ने नए साल से 5 जनवरी तक मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपील जारी की है। बांके बिहारी मंदिर समिति ने भक्तों से अपील करते हुए कहा है कि नए साल के अवसर पर भीड़ अधिक हो सकती है, इसलिए अगर संभव हो तो 5 जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करें। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि नववर्ष के अवसर पर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ और होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज से 5 जनवरी 2026 तक अगर संभव हो तो वृंदावन आने से परहेज करें। तो बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने भक्तों से अपील की है कि हो सके तो 5 जनवरी तक वृंदावन आने से वो परहेज करें। भक्तों की भारी भीड़ वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचती हुई नजर आ रही है और इसकी वजह से लंबी लंबी कतारें बॉर्डर्स पर भी देखने को मिल रही है और लगातार स्थितियां गंभीर होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके चलते 5 जनवरी तक वृंदावन ना आने का अनुरोध किया गया है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहन प्रसाद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मोहन, क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है? 5 जनवरी तक वृंदावन ना पहुंचने की अपील यहाँ पर श्रद्धालु से लगातार की जा रही है और बताया जा रहा है कि जो भारी संख्या है श्रद्धालुओं की वो वृंदावन में नए साल से पहले ही देखने को मिल रही है और स्थितियां काफी गंभीर बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कड़ी ठंड और कोहरे की वजह से बड़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु मथुरा में फंस सकते हैं। बिहारी जी मंदिर के लिए जैसे कि नववर्ष आ रहा है और अभी 25 दिसंबर निकल के गया है, तो 25 दिसंबर से ही यहाँ लोग बाग आना शुरू हो जाते हैं और बहुत लोग यहाँ आते हैं श्रद्धालु। इसी के चलते जो है प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि जिस प्रकार से यहाँ श्रद्धालु आते हैं नए साल पर, उसको लेकर यहाँ भीड़ हो जाती है। मंदिर के आसपास छोटे गलियारे होने की वजह से उसमें लोगों के फंसने की आशंका रहती है। इसके चलते जो है प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है कि सभी भक्त जो है यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो कम संख्या में आए, बड़े बुजुर्गों को ना लाएं और बच्चों को ना लाएं। लगातार देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से कोहरा घना हो रहा है, आने में दिक्कत होती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो कहीं ना कहीं वो भीड़ में बच्चे वो बुजुर्ग दबते नजर आ रहे हैं। तो इसी को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है। मोहन, वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में हर साल भक्तों की भारी भीड़ जमा होती है पूजा अर्चना करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा मान्यता वहाँ की है और ऐसे में अभी स्थितियाँ इतनी गंभीर हैं और लगातार प्रशासन की तरफ से अपील भी की जा रही है कि 5 जनवरी तक हो सके तो वृंदावन का रुख भक्तगण जो है वो ना करें। लेकिन उसके बावजूद भी नए साल पर तमाम तरह की तैयारियाँ वहाँ पर देखने को मिल रही होंगी, क्योंकि हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ नया साल वहाँ पर मनाया जाता है। देखिए, वृंदावन और मथुरा एक धर्म नगरी है। यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं प्रत्येक दिन। और रही बात पर्वों की, तो पर्वों पर यहाँ से श्रद्धालु और अधिक हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार नव वर्ष पर ज्यादातर लोगों की मान्यता ये भी है जो सनातनी है कि मथुरा जाएं और ठाकुर जी से मिलें और उनसे दर्शन करें ताकि पूरा वर्ष जो है अच्छे से व्यतीत हो। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें हैं और इसके लिए प्रशासन भी यहाँ तैयारियां करता है, क्योंकि धर्म नगरी होने के चलते कितना भी गाइडलाइन जारी करने के बाद जो है भक्त नहीं मानते हैं और लगातार यहाँ आते हैं। तो इसको लेकर प्रशासन ने जो है यहाँ गाइडलाइन जारी की है और सारी व्यवस्थाएं की हैं। अगर मथुरा की बात करूं तो जितने भी मथुरा में बड़े वाहनों का प्रवेश है वो बंद कर दिया गया है। वृंदावन कट से जो एक्सप्रेस वे से वृंदावन कट के लिए जो रोड है वो बंद कर दिया गया है, वो बैरिकेटिंग कर दी गई है, पुलिस लगा दी गई है, सिर्फ छोटे वाहनों की आवाजाही की है। ठीक ऐसे ही NH2 पर भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं वो सारे रोड जो बड़े वाहन अंदर एंट्री करते हैं और भीड़ को ज्यादा बढ़ा देते हैं, तो वो सारे रोड जो है बंद किए गए हैं, बैरिकेटिंग की गई है, पार्किंग में व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है, अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की गई है। क्योंकि कोहरा है, नदी में भी लोग स्नान करते हैं, यमुना नदी होने के कारण यहाँ लोग स्नान भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी कोहरे की वजह से कोई हादसा ना हो, इसके लिए भी जो है प्रशासन ने पूरी सुविधा की है। नगर निगम लगातार इसमें जो है अपनी व्यवस्थाएं देख रहा है, डीएम है, नगर निगम है, क्षेत्रीय अधिकारी हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था पहले से सुचारू करके रखी जाती है, क्योंकि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, क्योंकि
ऐसा कोई अनुमान नहीं लगा पाते कि कितने श्रद्धालु आएंगे। तो इसी के चलते सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं। बिल्कुल। और मोहन, अगर हम बात करें, क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, अभी भी स्थितियाँ क्योंकि इसी तरह की देखने को मिल रही है, क्योंकि भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो फिलहाल बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें भी हम देख रहे हैं, भक्तों की भारी भीड़ हम मंदिर परिसर के बाहर और अंदर दोनों ही जगहों पर देख रहे हैं। ऐसे में क्या किसी तरह की कोई नई गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से जारी की गई है? रूट डाइवर्जन को लेकर क्या किसी तरह की कोई नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं? जैसा कि मैं बता चुका हूं कि रूट डाइवर्जन यहाँ पहले से ही किया गया हुआ है कि जैसे एक्सप्रेस वे से जो गाड़ियां वृंदावन में एंट्री करती हैं उनको रास्ते में ही सौसैया के पास रोक दिया जाता है और वहां पर जो है एमबीडीए की और जो नगर निगम की पार्किंग है उनमें व्यवस्था की गई है। ठीक इसी प्रकार से जो NH2 से गाड़ियां आती हैं वहां पर भी जो है पार्किंग की व्यवस्था है। कुछ प्राइवेट पार्किंग भी चल रही है, उनमें भी सारी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है और बात करें नगर निगम के द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं, जिलाधिकारी के द्वारा रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि इस दौरान होटल्स और जितनी भी धर्मशालाएं वो पहले से लोग बुकिंग में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसी असुविधा ना हो श्रद्धालुओं के लिए, इसका भी व्यापक इंतजाम किया गया है। और रूट डाइवर्जन पूरी तरह से मथुरा के जो भी रोड है, वृंदावन से टच जितने भी हैं, उसमें बाहरी वाहन का प्रवेश बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है। कुछ कमर्शियल वाहन है जो रात के समय ही जा सकते हैं, जिनसे कुछ सामग्री जाती है वो जा सकते हैं, लेकिन वो रात के समय है। और उसके अलावा छोटे वाहन जो केवल वृंदावन के वासी हैं, जिनकी बाइक्स हैं, वो जा सकते हैं। और इसी बीच कुछ बाइकर्स वहां पे लगे हुए हैं जो केवल श्रद्धालुओं को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं। ई रिक्शा पे भी कहीं हद तक पाबंदी लगाई गई है। तो एक बहुत बड़ा इंतजाम जो है श्रद्धालुओं के लिए और इस ठंड को देखते हुए जो प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है। चलिए मोहन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। तो बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने भक्तगणों से अपील की है कि हो सके तो 5 जनवरी तक वृंदावन ना आए। यह अनुरोध मंदिर प्रशासन की तरफ से भी किया गया है। नए साल से पहले ही वृंदावन में हालात बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं और स्थितियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर दिखाई पड़ रही है। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। उन्नाव रेप केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में ये सुनवाई होगी। देश भर में इस पूरे मामले को लेकर लगातार प्रदर्शन भी देखने को मिल रहे हैं। तो उन्नाव रेप केस में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया था। उस फैसले के खिलाफ सीबीआई की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। ये मामला 2017 का है, जिसमें कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोप साबित हुआ था और 2019 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया और दिल्ली में रहने समेत कई सख्त शर्तों के साथ जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पीड़िता ने इसे अपने परिवार के लिए काल बताया और सुरक्षा पर गहरी चिंता भी व्यक्त की। तो आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है। तो कुलदीप सेंगर की सज़ा को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। उन्नाव रेप केस मामले में कुलदीप सेंगर फिलहाल जमानत पर रिहा हैं, लेकिन सीबीआई की एक याचिका के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। तो उन्नाव रेप केस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में ये सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। तो इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के साथ एडवोकेट विकास जोगी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। विकास जी, कुलदीप सेंगर का जो ये पूरा मामला है, उन्नाव रेप केस का जो ये पूरा मामला है, इसको लेकर पूरे देश भर में प्रदर्शनों का दौर हम लगातार देख रहे हैं। दूसरी तरफ हाई कोर्ट ने जो उनकी उम्र कैद की सज़ा को निरस्त कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट में आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होनी है। कैसे देख रहे हैं आप? जो हाई कोर्ट पीड़िता की जो आपत्ति थी कुलदीप सेंगर जी को लेकर, हाई कोर्ट की जो सजा निलंबन से आता है, कोई सजा निलंबन करना कोई पहला केस नहीं था कि कुलदीप सेंगर एक विधायक रहे और बड़े वर्चस्व वाले व्यक्ति है, इस वजह से हाई कोर्ट जो अंडर प्रेशर आया हो। ऐसा बहुत बार हुआ है और आम चलन में भी ऐसा हुआ है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोई सजा की हो किसी भी प्रकरण में और उसके बाद हाई कोर्ट ने सजा निलंबित कर दी, वेल आउट कर दिया। और जब निलंबन का मतलब ये नहीं कि सारी चीजें समाप्त हो गई, निलंबन का मतलब ये है कि अभी जब तक उनकी पिटीशन हाई कोर्ट में वेल के लिए
लंबे थे तब तक उनको बेल दे दी, और बेल में भी एक बड़ा लंबा चौड़ा कि 50 लाख रुपए का उनको बेल अमाउंट देना था, दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते, पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर ही रहेंगे, ऐसे बहुत सी कंडीशन लगी। तो ऐसी कंडीशन में कोई ऐसा विषय नहीं है कि वो बिल्कुल सजा से मुक्त हो गए हो, और अभी ये चलने वाला विषय था, और इतनी हड़बड़ी में सीबीआई को एक साथ जो है सुप्रीम कोर्ट जाना, फिर कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें भी राजनीतिक पॉइंट देखा जा रहा है। और दूसरा रहा, सीबीआई ने एक पॉइंट इसमें रखा है पिटीशन में अपनी में, कि आडवाणी जी वाला जो मामला था, आडवाणी जी बनाम सीबीआई वाला जो एक केस था, उसमें लोक सेवक माना गया था। तो कभी तो संविधान लोक सेवक गवर्नमेंट अधिकारी को मानता है, कभी लोक सेवक ये अपनी पिटीशन में मान रहे हैं कि जनप्रतिनिधि को भी लोक सेवक माना जाए। लोक सेवक के एक अलग अलग दायरा, लोक सेवक नहीं, इसे जनसेवा के दायरे से देखा जाएगा। वो मानते हैं कि उसमें भ्रष्टाचार वाला मामला, तो भ्रष्टाचार वाले मामले में तो लोक सेवक माना जा सकता, लेकिन ये आपराधिक पृष्ठभूमि को लोक सेवक से जोड़ना कहीं ना कहीं मिसमैच है। और रहा इसका कि हम ये भी नहीं अभी कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजमेंट को नहीं पलट सकती। क्या बहुत से ऐसे प्रकरण हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया है और चीजें कैंसिल करी होंगी, और बाकी आज सुनवाई होगी, सुनवाई के बाद चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, चलिए विकास जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नाव रेप के इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में ये महत्वपूर्ण सुनवाई आज होगी। कुलदीप सेंगर की जमानत के विरोध में ये सुनवाई होगी। आगे बढ़ते हैं, अरावली मामले पर आज जो सुनवाई होगी, आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी है। 3 जजों की पीठ आज ये महत्वपूर्ण सुनवाई करने वाली है। तो अरावली रेंज की परिभाषा को लेकर पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों की चिंता, गहराते विवाद, आंदोलन और बढ़ती आलोचना के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर खुद संज्ञान लेते हुए फिर से सुनवाई करने का फैसला किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की पीठ आज इस मामले पर सुनवाई करेगी। सीजेआई के अलावा इस पीठ में न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और अगस्टीन जॉर्ज भी हो सकते हैं। तो विवाद की जड़ केंद्र द्वारा अरावली पर्वतमाला की वो नई परिभाषा है जो 100 मीटर ऊंचाई के मानदंड पर आधारित है। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस एक रूप मानदंड में हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली प्राचीन अरावली श्रृंखला के लगभग 90% हिस्से को अरावली की श्रेणी से बाहर किया जा सकता है, जिससे वहां खनन गतिविधियों का रास्ता साफ हो जाएगा। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की एक समान और वैज्ञानिक परिभाषा को स्वीकार करते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में इसके दायरे में आने वाले क्षेत्रों में नई खनन लीज पर देने पर रोक लगा दी थी। तो ये रोक तब तक लागू रहेगी जब तक विशेषज्ञों की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। कोहरे की जद में पूरा दिल्ली एनसीआर देखने को मिल रहा है। तो फ्लाइट, ट्रेन सब लेट हो गई हैं। दिल्ली में AQI भी 400 के पार बताया जा रहा है। IGI एयरपोर्ट ने एडवाइजरी भी जारी की है। तो दिल्ली एनसीआर कोहरे की घनी चादर से ढक चुका है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। कुछ इलाकों में तो विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह गई है। सड़कों पर अंधेरा छाया हुआ है। ट्रैफिक की रफ्तार भी एकदम से थम गई है। सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आए। नोएडा और गाजियाबाद में आज स्कूलों में छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इन 2 जिलों में 1 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। कोहरे की वजह से पॉल्यूशन भी बढ़ गया है और दिल्ली के कई इलाकों में AQI का लेवल 400 को पार कर गया है। आनंद विहार और राजघाट के पास AQI 400 के पार जा चुका है। ऊपर से घने कोहरे ने परेशानियों को बढ़ा दिया है। इस कोहरे का असर फ्लाइट और ट्रेनों पर भी पड़ा है। इसलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपकी फ़्लाइट या ट्रेन का शेड्यूल चेक करके ही निकलें। कम विजिबिलिटी की वजह से 100 से ज़्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। वहीं 5 ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। दिल्ली में घने कोहरे के चलते हवाई सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। तो एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ कोहरे की बीमार से दिल्ली एनसीआर इस वक्त जूझ रहा है। लगातार देखने को मिल रहा है कि विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई है। गाड़ियों की रफ्तार थम सी गई है। गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। तो आवागमन में खासा परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से ट्रेन और फ्लाइट्स भी लेट चल रही हैं। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, तो कई ट्रेनों को रद्द भी कर दिया गया है, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। वहीं एयरपोर्ट की तरफ से भी गाइडलाइंस यात्रियों के लिए जारी की गई है। कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं, जिसकी वजह से अब नई गाइडलाइंस एयरपोर्ट की तरफ से भी यात्रियों के लिए जारी की गई है। और एयरपोर्ट ने यात्रियों से अपील की है कि अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक करने के बाद ही यात्री
घरों से बाहर निकले। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि दिल्ली एनसीआर में एक तरफ प्रदूषण की मार और दूसरी तरफ कोहरे का कहर। कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफ़ी कम देखने को मिल रही है। AQI भी 400 के पार बताया जा रहा है। ग्रैप 3 की पाबंदियां दिल्ली एनसीआर में पहले से ही लागू हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल कोहरे से किसी भी तरह की कोई राहत या फिर प्रदूषण से कोई राहत मिलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। तो एयरपोर्ट की तरफ से भी नई तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है यात्रियों के लिए। यात्रियों से लगातार अपील की जा रही है कि अपनी फ़्लाइट्स और ट्रेनों का शेड्यूल देखने के बाद ही वो घरों से बाहर निकलें, क्योंकि कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेन्स को डाइवर्ट भी कर दिया गया है। वहीं हवाई सेवा ठप यहाँ पर नज़र आ रही है। IGI एयरपोर्ट ने भी एडवाइज़री जारी की है। कई फ़्लाइट्स रद्द हुई हैं, जिनको लेकर ये नई एडवाइज़री जारी की गई है और लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो अपनी फ़्लाइट्स का शेड्यूल चेक करें और उसके बाद ही घरों से अपनी यात्रा के लिए बाहर निकलें। प्रदूषण की मार भी दिल्ली एनसीआर पर लगातार पड़ती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली में AQI कई जगहों पर 400 के पार देखने को मिला है। स्थितियां काफ़ी गंभीर अभी भी बनी हुई हैं। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुज़ुर्गों में प्रदूषण का असर साफ तौर पर देखा जा रहा है। बच्चे और बुज़ुर्गों से ये भी अपील की जा रही है कि वो जितना हो सके उतना घरों में ही रहें, घरों से बाहर ना निकलें। तो खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, क्या स्थिति बताई जा रही है? दिल्ली एनसीआर में लगातार प्रदूषण की मार पहले से ही देखने को मिल रही थी और अब कोहरे का कहर भी लगातार। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे स्थित यहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप सीधा देख रहे हो किस तरह से घना कोहरा यहाँ पर देखा जा रहा है। सड़कों पर जो वाहनों की आवाजाही वो धीमी रफ्तार से यहाँ वाहन चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर जनजीवन प्रभावित हो गया है। साल खत्म होने से पहले सर्दी का सितम बढ़ने लगा है। कई इलाकों में बर्फबारी और शीतलहर इतनी तेज हो गई है कि लोगों ने घर से निकलना तक बंद कर दिया है। लगातार हो रही हिमपात और ठंडी हवाओं के कारण लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। अब बात करें क्योंकि इसका असर जिस तरह से पहाड़ों पे जिस तरह से हिमपात बर्फबारी हो रही है उसका असर जो मैदानी इलाके उनमें देखा जा रहा है, क्योंकि वाहनों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा असर बूढ़ों और जो है बच्चों पर इसका असर दिखाई दे रहा है सर्दी का। जी सुनील, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा था कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है। 400 के पार AQI इस वक्त भी दर्ज किया गया है। ऐसे में लोगों को खासा परेशानियों का सामना पहले से ही करना पड़ रहा था, लेकिन अब कोहरे की वजह से आवागमन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। कई फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं, ट्रेनें देरी से चल रही हैं, कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनें रद्द भी हुई हैं। ऐसे में लोगों का आवागमन भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए, बात की जाए जिस तरह से मैंने बताया कि पहाड़ों में जिस तरह से हिमपात जो हो रही है उसका असर मैदानी इलाकों में दिखाई दे रहा है। कहीं जिस तरह से सर्दी का प्रकोप यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है। हवाएं जो तेज ठंडी हवाओं के साथ साथ जो सीधा असर वो जो है जो वही ठंड को देखते हुए भी मुख्यमंत्री योगी को आवश्यक निर्देश दिए कि 1 तारीख से जो है अवकाश डालने के आदेश उनको दिए गए हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आदेश जारी करे, जिस तरह से रेल बसों में जो व्यवस्था की गई है, अधिकारियों ने उनका भी जो है वहाँ पर निरीक्षण कर रहे हैं क्या व्यवस्था उनकी तरफ से की गई है। क्योंकि फिलहाल जिस तरह से यहाँ पर सर्दी का असर देखा जा रहा है, लोगों में कहीं ना कहीं जिस तरह से वो घर से पहले आवश्यक सामान लेने के बाहर निकले, लेकिन पिछले 2 दिनों से लगातार जिस तरह से बर्फबारी पड़ी है और कोहरा का घना कोहरा यहाँ पर सड़कों पर दिखाई दे रहा है कि 45 प्रदेशों में यहाँ पर जो है फिलहाल कोहरे का असर देखा जा रहा है। जी चलिए सुनील, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पूरे दिल्ली एनसीआर में एक तरफ प्रदूषण की मार और दूसरी तरफ कोहरे का कहर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। फ्लाइट, ट्रेनें सब लेट हो गई है। फ्लाइट सेवा तो लगभग ठप ही मानी जा रही है। वहीं रेल सेवाओं की अगर बात करें तो कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं और कई ट्रेनों को रद्द भी किया गया है। तो लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है।
आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर लगातार जारी है। इसके चलते पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री रहा। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शीतलहरी चली। पहाड़ी इलाकों में लद्दाख के द्रास में पारा 0 से 14.2 डिग्री नीचे चला गया। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। तो भीषण शीतलहर को देखते हुए यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ठंडी हवाओं ने लोगों को काफ़ी ज़्यादा सताया हुआ है। वहीं आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ईडी ने छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के बीच सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं की जांच के तहत की गई है। तो आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि राजधानी रायपुर और महासमुंद में कम से कम 9 जगहों पर तलाशी ली जा रही है। तलाशी में क्या कुछ मिला है, ये सामने नहीं आया है। दरअसल ये पूरा मामला भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर टू विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के भुगतान में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। अधिकारियों ने बताया कि इस अभियान के तहत हरमीत सिंह खानुजा, उनके कथित सहयोगियों, कुछ सरकारी अधिकारियों और भूस्वामियों से जुड़े परिसरों पर यह कार्रवाई की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य का सियासी पारा चढ़ने लगा है। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पिंपरी चिंचवड़ में अपने चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी एसपी से गठबंधन करने की घोषणा की है। एनसीपी का विभाजन होने के 2 साल बाद दोनों पार्टियों ने पहली बार हाथ मिलाया है। महाराष्ट्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए अजीत पवार ने कहा कि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में घड़ी और तुरहा एक हो गए हैं, परिवार एकजुट हो गया है। बता दें कि अजीत पवार के एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी और शरद पवार के एनसीपी एसपी का चुनाव चिन्ह तुरहा है। पार्टी के विभाजन से पहले एनसीपी का चुनाव चिन्ह घड़ी ही था, लेकिन 2 साल पहले दोनों पार्टियां अलग हुई तो चुनाव आयोग ने घड़ी का चुनाव चिन्ह अजीत पवार को की एनसीपी को दे दिया और शरद पवार की पार्टी का नया चुनाव चिन्ह तुरहा को चुना गया। तो चाचा भतीजे की जोड़ी 2 साल बाद एक साथ चुनावी मैदान में उतरेगी और 2023 में पार्टी टूटने के बाद अजीत पवार बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में शामिल हो गए थे। वहीं शरद पवार के गुट ने विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी से हाथ मिला लिया था। उधर विशाखापट्टनम से करीब 66 किलोमीटर दूर येल मंचली में टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस ट्रेन के 2 डिब्बों में आग लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि रविवार रात 12:45 पर ट्रेन में आग लगने की खबर मिली। उस वक्त ट्रेन आंध्र प्रदेश के अन्नाकापल्ली में थेल मंचिली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। जब ट्रेन में आग लगी तो दोनों कोच में से एक से 82 और दूसरे में 76 यात्री थे। तो पुलिस को B1 कोच से एक शव मिला। जले हुए कोच अलग करके ट्रेन को एर्नाकुलम रवाना कर दिया गया। यात्रियों को दूसरे साधनों से उनके गंतव्य तक भेजा जाएगा। 2 फॉरेंसिक टीमें आग लगने के कारणों का पता लगा रही। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि हम यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ यूक्रेन में चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए समझौते के काफ़ी करीब पहुंच गए हैं। हालांकि पूर्वी यूक्रेन के विवादित डोनबास क्षेत्र का भविष्य अभी भी एक बड़ा अनसुलझा मुद्दा बना हुआ है। दोनों नेताओं ने फ्लोरिडा स्थित ट्रंप के मारे लागो रिजॉर्ट में 3 घंटे लंबी बैठक की। ट्रंप और जेलेंस्की ने यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी और डोनबास क्षेत्र के बंटवारे पर प्रगति होने की बात कही, लेकिन कोई ठोस जानकारी नहीं दी और ना ही समझौते की कोई समय सीमा बताई। ट्रंप ने कहा कि कुछ मुद्दों पर बातचीत अभी बाकी है, कुछ हफ्तों में ये पता चल जाएगा कि बातचीत सफल होगी या नहीं। तो जेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर समझौता हो गया है। वहीं ट्रंप ने कहा कि इस पर 95% सहमति बन चुकी है और यूरोपीय देश इस प्रयास का बड़ा हिस्सा संभालेंगे, जिसमें अमेरिका का समर्थन भी होगा। वहीं मैक्सिको के दक्षिणी राज्य ओअक्साका में एक ट्रेन के पटरी से उतर जाने के बाद यह हादसा हो गया, जिसके बाद ट्रेन का इंजन पलट गया। कई बोगियां भी पलट गई। इसमें 13 लोगों की मौत हो गई और 98 लोगों के घायल होने की खबर है। ये ट्रेन मैक्सिको की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले एक नए रेल मार्ग पर चल रही थी। इस रेलवे लाइन का संचालन मैक्सिकन नौसेना करती है और मैक्सिकन नौसेना के अनुसार ट्रेन में 250 लोग सवार थे, जिनमें 9 क्रू मेंबर शामिल थे। हादसा चिवेला और निजांडा कस्बों के बीच एक मोड़ पर हुआ। घायलों में से 36 को अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है। राष्ट्रपति क्लाउडिया
शीन बाउम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि 5 घायल गंभीर हालत में हैं। उन्होंने सीनियर अधिकारियों को मौके पर भेजकर मृतकों के परिवारों की मदद करने के भी निर्देश दिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।